आज हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मॉड्यूल 1 में ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है भारत के इतिहास को समझना। तो यार सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लो ताकि हर वीडियो से आप फटाफट टाइम से अपडेट हो सके। और साथ में अगर ये PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे चले जाओ, जो बिल्कुल जिस नाम से यूट्यूब का चैनल उसी नाम से टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर बड़ी इजीली आप जाएंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका सिलेबस आप परचेज कर सकते हैं, जो बिल्कुल बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी है। जितना मोबाइल रिचार्ज आप करवा लेते हैं और उतना में जो है पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगा। बट एज ए सेटिस्फेक्शन डेमो के तौर पे मैं कुछ पार्ट हिस्ट्री का डाल रहा हूँ, जिसमें ये भी एक शामिल है और आगे भी और भी पार्ट्स में इसको अपलोड करूँगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इंडिया के हिस्ट्री को समझते हैं। भैया इंडिया के हिस्ट्री, सर इंडिया की क्या हिस्ट्री है? इंडिया भारत गुलाम था, अंग्रेज आए, बिल्कुल सही। जितना आपके दिमाग में है, जो आपने सुना, भारत के हैं तो भारत के बारे में बोलते हैं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। तो भारत, उस गाने में देखेंगे भारत के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को गिनती आई। तो इसमें बहुत सारे लाइन उसमें ऐसे हैं जिसको आप पढ़ेंगे। मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है जिसको मैं सुनता हूँ, मनोज कुमार जी का, बहुत ही बढ़िया है वो, उन्हें भरत कुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जरा जानते हैं इसको अध्ययन एक नज़र में। देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भैया हिस्ट्री किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इतिहास, जिसको आप कहते हैं इतिहास होता क्या है। तो साफ साफ कह रहा है कि भाई बीती हुई घटनाओं का जो हम अध्ययन करते हैं उसको इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। जो घटना बीत गई है, हम उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है जो मानव को अपने वातावरण विजय प्राप्त करने की और आज की सभ्यता को विकास करने में मदद मिलती है उनको। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पे कि आज जब तक हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक हमें आगे के बारे में पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ। तो हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात बड़ा ये भी अटपटा लगता है, अपने दादा परदादा उनके पिताजी के बारे में नहीं पता, लेकिन हमें दूसरों के बारे में रटते रहते हैं, इसका डेट कब हुआ, ये कौन मरा, ये कब मरा, ये कब जिंदा हुआ, ये क्या हुआ। उतना अपने खानदान के बारे में हमें नहीं पता है। सो कुछ लोग जो है समझते कि इतिहास में केवल युद्ध और राजाओं के बारे में पढ़ना होता है। गाले यार मस्त एकदम लड़ाई हो रही है, राजा एकदम है पूरा हो रहा। नहीं, अगर आप इतिहास का मतलब केवल लड़ाई झगड़े राजा के समझते हैं तो आप गलत हैं। ऐसा नहीं है। हम ना कुछ उपलब्ध सोर्स के आधार पर एक लंबी अवधि के समाज, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक और प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो चीज़ हमने देखा ही नहीं है, जैसे कोई खंडहर में गए या किसी पुराने किला को, तो उसके बाद कुछ लोग उसकी स्टडी करने के बाद मोटी मोटी किताबें बना देते हैं। कैसे कैसे वो बताते हैं वहाँ कैसे लोग रहते थे पहले, कैसे वो बताते हैं कि वहाँ राजा कैसे करता था, क्या सिस्टम था, कैसे वो बताते हैं। सर सोचने वाली बात तो है, कैसे करते होंगे। आपको कैमरा लेके खड़ा तो था नहीं ऐसे करके, भाई कैमरा था नहीं, और खुद अपने बारे में लोग लिखते भी नहीं थे। ये सवाल मैं अगले पार्ट में इसका जवाब आपसे पूछूंगा, या कमेंट में आप डालेंगे इसका जवाब कि आखिर कैसे हमें पता चलता है, क्या ऐसी क्या चीज़ें होती है कि जो जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा का आप देख लीजिए, या बहुत सारे ऐसे सभ्यता जिस समय के बारे में हमें केवल और केवल, हम उस समय कोई आदमी जिंदा भी नहीं है, तो कैसे इतनी डिटेल बातें वहाँ तक पड़ गई, सड़कें ऐसी थी, ये ऐसा था, वो ऐसा था, लोग ऐसे रहते थे, कैसे बता देते हैं। ये मेरा एक जेन्युइन सवाल है आपसे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट में इसका जवाब देंगे। बाकी अगले पार्ट में मैं इसका जरूर रिप्लाई करूँगा। तो वास्तव में इतिहास का अर्थ ऐसा हुआ, अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे हिस्ट्री दिया जाता है। एक समय था कि जब लिखित अभिलेखों को इतिहास का प्रमाणिक सोर्स माना जाए, तो लिखा हुआ पत्थरों पर लिखा होता है, उसी को हम लोग सोर्स मानते थे। लिखित सामग्री की सत्यता जांच की जा सकती है, उसे उद्धृत किया जा सकता है, स्रोतों से उसकी पुष्टि की जा सकती है। सो इतिहास को जानने के अनेक साधन हैं, कई तरीके हैं इतिहास समझने और जानने के। जैसे धार्मिक साहित्य, किताबें जो होती धर्म की उसको आप पढ़िए, धार्मिकेतर साहित्य, गैर धार्मिक, सिक्का, पुरातत्व, मुहर इत्यादि। और इन सब से हमें भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलता है। मुझे आज भी याद है, मेरे घर में मेरी दादी पूजा करती थी, वो क्या था, तांबा का कॉपर का सिक्के थे, जिसमें भगवान राम, सीता, माँ सीता, भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान जी थे, और उनकी पूजा करते थे। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं मेरे पीढ़ियों से वो सिक्का रहा होगा, आज भी मेरे घर पे है, वो उनकी पूजा होती थी, तो रखा हुआ ही होगा, इतने बड़े बड़े सिक्के होते थे। तो
कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि हमें उनसे पता चलता है उस समय के बारे में, उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, आगे लिखा है इसमें कि भारत के अधिकांश प्राचीन धर्म से संबंध रही है। भारत की अगर आप बात करें धर्म से, जैसे कि वेद, 4 वेद है, 18 पुराण है, ध्यान दीजिएगा, फिर भी हम भटकते रहते हैं पूरी दुनिया में। 4 वेद 18 पुराण है हमारे पास, उसी को अगर पढ़ लिया जाए तो बहुत कुछ हमें हिस्ट्री में चीज़ें क्लियर हो जाती है और पता चलता है इसमें। खैर, तो यहाँ पर वेद हो गया, पुराण हो गया, आरण्यक हो गया, सूत्र हो गया, वेदांत हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये भी एक भारत से जुड़ी हुई चीज़, इसको आप अलग नहीं कर सकते। आप भारत की मंदिरों को देखिए ना, कितनी पुरानी पुरानी मंदिरें आज भी भारत के अंदर है। महाभारत जो कि 5000 साल पहले मतलब घटना घटी, और वो कल्पना नहीं है, जिन चीज़ों का जिक्र वो आज भी है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पूरे समुद्र के अंदर चली गई है, ये सब चीज़ है। कार्तिकेय 2 में तो पूरा इसके बारे में जिक्र किया और बताया है। तो अगर भारत की धरोहर को देखेंगे तो सबसे पहले धर्म का पर्दा हटाना पड़ेगा आपको। आप हो सकता है कि आप किसी और धर्म के हो सकते हैं, लेकिन अगर आप भारत के ट्रेडिशनल कल्चर और भारत के सिस्टम को देखेंगे तो आपको वहीं पर वापस आना पड़ेगा। अभी सऊदी अरेबिया में भी एक 8000 साल पुराना मंदिर मिला, पूरा सिस्टम से मिला। ये चीज़ें जो मिल रही है कैसे मिल रही है? अमेरिका में हनुमान जी का गदा मिलना, अब हनुमान जी का था या नहीं था, लेकिन हम तो ये मानते हैं हनुमान जी का, लोग मानते हैं जो गदा वो यूज करते थे हमारे ग्रंथ में। तो ये जो सारी चीज़ें रही है यहाँ पर, पुराने टाइम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इंडिया की हिस्ट्री बताने में हमें मदद मिलती है। क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री मतलब क्या? अब भारत के इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास के पन्ने में आप देखेंगे जब से गिनती स्टार्ट हुई है ईसा मसीह के जन्म के बाद, तब से एक हम पढ़ते हैं शेड्यूल पूरा ढंग से, और एक उससे पहले का जो अनशेड्यूल है, जैसे मोहनजोदाड़ो भी है, हड़प्पा भी है, सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें जानने समझने का मौका मिलता है। आप लेटेस्ट में भी आएंगे, नहीं 1000 साल पुराना, तो भी आप देखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी तक का हिस्ट्री हमारे पास है, जिसमें बताते हैं कि 9 लाख किताबें जली थी, लगभग 6 महीने जला था। और वहीं से 12-13 किलोमीटर दूरी पर मेरा घर है, और बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया था। इसके पीछे भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कभी आपको बताऊंगा। फिलहाल अपने टॉपिक पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वेद 4 है, इसकी रचना काल 1500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। देखिए जब भी बोलेगा ईसा पूर्व, तो ईसा पूर्व मतलब 2022 चल रहा है ना, उसमें 1500 ऐड कर देना। तो 1500 ऐड करोगे तो लगभग कितना चला जाएगा? 3700 साल पहले। उसी प्रकार रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य हैं। आ गया? रामायण और महाभारत कल्पना नहीं है भाई साहब, रामायण और महाभारत एक सच्ची घटना है। अब उस घटना का जिक्र होता है तो महाकाव्य है, काव्य होता है, महाकाव्य है, जिसका वर्णन जो है छोटे शॉर्टकट में नहीं किया जा सकता है। इसका संकलन अनुमानतः ईस्वी सन 400 तक जाकर पूरा हुआ होगा। संकलन इकट्ठा जो करते हैं तो ईस्वी सन 400 तक पूरा इकट्ठा किया गया हुआ होगा, ये भी कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा है ये। तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत की जो रचनाकार हैं, ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत के रचनाकार है, जो महाभारत को जिन्होंने लिखा है, तो व्यास मुनि माने जाते हैं, व्यास मुनि। और उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में हमें अनुष्ठान संबंधी ढेर सारा धार्मिक साहित्य मिलता है। अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ वगैरह, जिसे सूत्र कहते हैं। सूत्र बहुत सारे हैं, है ना। सो राजाओं द्वारा बड़े बड़े बलि आदि के विधान स्रोत सूत्र में मिलते हैं। लोग कई बार बलि वगैरह भी देते थे, तो अब जैसे बकरे के बलि का भी दे दिया, कभी जानवर का बलि दे दिया। कुछ तो ऐसे अंधविश्वासी होते हैं जो इंसान तक का बलि दे देते हैं, है नहीं। जबकि जन्म, नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, अंत्येष्टि आदि संस्कारों से जुड़े घरेलू अनुष्ठानों का विधान गृह सूत्र कहलाता है। गृह सूत्र का मतलब होता है एक ऐसा सूत्र जो घरेलू में बांध के रखता है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा, हमारे भारत में एक सिस्टम है, एक ट्रेडिशन है। जैसे अगर आप शादी के रीति रिवाजों की बात करते हैं तो हमारे जो पूर्वज थे बहुत ही साइंटिफिक थे। हमें मालूम नहीं है एक्चुअली, लेकिन आप सच्चाई ये है कि हमारी औकात नहीं है उनके साइंस को समझने की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब मैं इस पे आऊँगा तो मैं अपने टॉपिक से भटक जाऊँगा। मैं इतना ही केवल आपको कुछ क्लू के साथ इस टॉपिक ओवर करके यहाँ आगे बढ़ूँगा कि जैसे शादी में देखते हैं, जैसे बांस का जो कच्चा बांस का होता है वो रखा जाता है। वो क्या करता है, वो कंडक्टर, मतलब उसको जो आप कंडक्टर की तरह काम करता है, तो एक ऐसा इंसुलेटर की तरह काम करता है वो, कि जैसे अगर वहाँ बिजली गिरने वाली होगी तो उसे रिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि वहाँ शादी होती है।
तो दूल्हा दुल्हन या लोग बच जाएंगे। इसमें अलावा जो है आपने बहुत सारे देखा होगा कि चक्की होती है, इसकी पत्थर की चक्की होती है, तो चक्की छोटा रखिए या बड़ा रखिए, वहाँ पर एक नियम होता है। अब के लोग मानते कि नहीं मानते पता नहीं, लेकिन एक शादियों में होता है। तो नीचे वाली चक्की और ऊपर वाली चक्की, तो वो दोनों चक्की एकदम बेकार है जब तक कि दोनों चक्की के सेंटर में जो छेद होता है वहाँ पर कोई लकड़ी ना डाला जाए, तभी तो ऊपर वाला घूमेगा ऐसे करके। तो चावल दाल या चीज़ों पीसने का काम आता है, पाउडर बनाने का काम आता है। ये कहता है कि भाई नीचे वाली चक्की और ऊपर वाली चक्की जो है वो पति पत्नी है, और इन दोनों के बीच में जब प्रेम होगा तभी ये जीवन आगे बढ़ेगा, अच्छे से रह पाएंगे। तो हर चीज़ की मीनिंग, हर चीज़ का साइंस यहाँ पर है। सूर्य को जब हम ऐसे जल देते हैं मॉर्निंग के टाइम में, तो एक तो विटामिन डी का बहुत ही बढ़िया सोर्स है वो। दूसरी बात ये कि जो ऐसे जल गिर रहा होता है तो वहाँ से जो रोशनी डिफ्लेक्ट होकर हमारे इस यहाँ पड़ती है, तो हमें दिन भर एनर्जेटिक रखता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, सुबह उठना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन बहुत बढ़िया मात्रा में, मतलब ताली बजानी चाहिए, योगा करना चाहिए, एवरीथिंग सब कुछ बना कर गए हमारे ऋषि मुनि। केवल ऋषि मुनि नहीं थे, एक वैज्ञानिक थे वो। तो चूंकि भारत की बात हो रही है इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, चूँकि भारत से जुड़ी चीज़ें हैं ये। तो इस साहित्य का संकल्प जो है लगभग 600 से 300 ईसा पूर्व के मध्य, वही साहित्यों की बात करें, ईसा पूर्व बोला जा रहा है। अगेन आपको 2200 में जो है जोड़ना पड़ेगा 600 और 300, लगभग मान के चलिए कि तकरीबन आज से जो है 2500 साल पहले की बात है। चलिए आगे हम लोग अगर बात करते हैं इसका, जैन और बौद्धों की बात करते हैं। तो अगर आप जैन और बौद्धों की बात करते हैं, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, आप अच्छे से जानते हैं। और धार्मिक ग्रंथ इन धर्म से जुड़े ऐतिहासिक व्यक्तित्व और घटनाओं का विवरण देते हैं। तो आरंभिक बौद्ध रचनाएं पाली में लिखी गई थी। पाली जो है एक भाषा, मतलब जैसे हिंदी लिखते हैं वैसे ही वहाँ एक पाली था लैंग्वेज। इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है और इनकी संख्या 3 है। एक होता है सूत पिटक, एक होता है विनय पिटक और एक होता है आध्यात्म पिटक। जैनों के धार्मिक साहित्य को अंग कहा जाता है। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा कि जैनों के धार्मिक साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। गैर साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, मुहर, सिक्के, पुरातत्व इत्यादि आते हैं। अगर आप गैर सोर्स आते हैं जो हिस्ट्री हमें बताते हैं, तो उसमें आपको कौन कौन आता है, तो मुहर आ गया, सिक्का आ गया, ये गैर साहित्यिक आता है जिसमें साहित्य नहीं है। अभिलेख से अभिप्राय होता है पत्थर, धातु, पकी हुई मिट्टी इत्यादि जैसी सतह पर जब उस पर उकेर के कुछ इस तरह से करके लिखा जाता है तो उसको हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो अभिलेख उसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा इसका अध्ययन पुरालेख विद्या के अंतर्गत होता है। उसी तरह सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। जब मुद्रा का अध्ययन करेंगे तो मुद्रा शास्त्र कहलाएगा। प्राचीन सिक्के अधिकतर तांबा, चांदी, सोना, सीसा जैसी धातुओं में ढाले जाते थे। और भारत में सबसे पहले पाए जाने वाले सिक्कों में कुछ प्रतीक बने होते थे जिन्हें कि हम लोग आहत सिक्के यानी पंच मार्कर कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, कभी आपने ये नहीं सोचा कि आर्किटेक्ट के मामले में पुराने समय में जिनकी आर्किटेक्चर इतनी सॉलिड है, उस समय कैसे लोगों ने, क्या साइंस होगा यार, इतना मजबूत लाल किला बना दिया, ताजमहल बना दिया, क्या साइंस होगा इनके पास। आज हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते, उस समय ऐसा क्या साइंस था। भाई साहब 9 लाख किताबें जलाई गई थी नालंदा विश्वविद्यालय में, जिसमें से लगभग 83,000 किताबें बचकर तिब्बत गई थी नदी के रास्ते, और आज भी वो तिब्बत में चाइना ने अपने कंट्रोल में कर रखा है। कुछ किताबें फ्रांस गई थी, कुछ इटली गई थी। सोचिए ऐसी क्या नॉलेज और क्या जानकारी रही होगी। 6 महीने किताबें जली थी। हमारे इतिहास को बर्बाद किया गया है, हमें अपाहिज किया गया है। हम अपाहिज नहीं थे। दुनिया में सबसे आगे आर्किटेक्ट के मामले में कोई था, भारत। हर चीज के मामले में, खान पान के मामले में भी देखिए तो हमारे पूर्वजों ने हमारे खाने में मसाले ऐड कर दिए, और यही वजह कोरोना ऐसे समय में भी हमारी इम्यूनिटी कम नहीं हुई, हम स्ट्रांग बने रहे। बाकी कुछ लोग जाने वाले गए, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी जो है बच गई। हमारा खान पान, हमारा दिनचर्या, हमारा लाइफ स्टाइल, हर चीज़ आप अगर देखेंगे तो हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि साइंस तो हमें उस समय समझ में नहीं आती, साइंस तो अब भी हम नहीं समझ पाते हैं उनका, और अंधविश्वास के नाम पे उनको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, जो हमारा इतिहास है, जो हमारी चीज़ें हैं, वो कोई छोटा मोटा नहीं था। पूरी दुनिया का विश्व गुरु था भारत। आप समझिए इस बात को देख के। आप जिस धरती पे आपका जन्म हुआ है, कोई छोटी मोटी धरती नहीं है, बहुत ही पवित्र है, और यहाँ पर साइंटिस्ट ही साइंटिस्ट थे। लेकिन वही है, समय के साथ जो है आक्रमणकारियों की वजह से, अंग्रेज़ों की वजह से इसको लूटा गया,
बर्बाद हुआ ये, और जिसको जितना मन हुआ ना उतना बर्बाद किया, उतना लूटा, जिसको जितना मन हुआ, एकदम लावारिस की तरह। और इसके जिम्मेदार केवल बाहर के लोग नहीं हैं, हम उन्हें दोषी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत में जब आक्रमण हुआ ना तो जो किले थे ना वो बाहर से तोड़े नहीं गए, अंदर से खोले गए। गद्दार जो है हमारे बीच है और शुरू से रहा है। इन्हीं गद्दारों की वजह से जो है पूरा देश खतरे में आ जाता है। और दूसरा ईगो, झूठा ईगो, शान, राजाओं का आपस में लड़ाई झगड़े जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया, ये भी एक पहलू था जिसने भारत को बर्बाद करके रख दिया। आगे बात करते, जब मैं ये सब सोचता हूं तो मुझे अंदर से बहुत दुख होता है। अतीत के, अगर हम यहाँ बात करें, अतीत के भौतिक अवशेषों के अध्ययन पुरातत्व को सहायता देते हैं। जैसे पुराने टीले, एक के बाद एक व्यवस्थित खुदाई हम करते हैं तो हमें मिलता है। बीते युग के बारे में किस तरह से आदमी जीते थे अनुमान लगाते हैं। और इतिहास पूर्व काल अर्थात लेखन का आविष्कार जब हो गया उससे पहले हमें अनुमान लगाना पड़ता है, उसके बाद तो जो लिखी गई चीज़ें उससे हमें पता चलता है। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 20 शब्दों के लिए यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर इतिहास से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा है, इतिहास से आप क्या समझते हैं। तो बीती हुई घटनाओं का जब हम वर्तमान में अध्ययन करते हैं तो उन बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। इतिहासकार का क्या काम होता है, तो इतिहासकार का काम है विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाणों की सत्यता की जांच करेगा कि वाकई में वो चीज़ें सत्य कितनी है, कितना प्रूफ है, ये सारी चीज़ें हैं। जॉन मार्शल कौन थे, तो जॉन मार्शल पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्व का मतलब होता है कि जो वो लोग होते हैं ना जो खुदाई वगैरह करके जो है उस चीज़ के बढ़िया से जो है उस चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बारीकी को जानते हैं, तो उसको हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग। आर्कियोलॉजिकल, हाँ, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिन्होंने सिंध क्षेत्र की प्राचीनतम सभ्यता की पहचान हड़प्पा सभ्यता के रूप में किया था। तो हड़प्पा सभ्यता के रूप में जो किया था जॉन मार्शल ने किया था। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। इतिहास के स्रोत से आप क्या समझते हैं, देखिए इतिहास का स्रोत तो वही होता है जिसको आप ये बोल सकते हैं भाई कि जो चीज़ें से हमें हिस्ट्री पता चलती है। तो साधारणतः इतिहास उन घटनाओं का वृतांत होता है जो भूतकाल में हुई हो और मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों का चुनकर अतीत के निर्माण को ही इतिहास कहते हैं। यह महत्वपूर्ण विभिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं जो इतिहास का स्रोत कहा जाता है। वैदिक साहित्य किसे कहते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ध्यान से समझना इसको। देखिए भारत की प्राचीनतम रचनाएं हैं जो धर्म से संबंधित है उन्हें वैदिक साहित्य कहते हैं, जैसे वेद, पुराण, आरण्यक, सूत्र इत्यादि। किंतु वैदिक साहित्य सबसे बड़ा अंग है। वेद से आप क्या समझते हैं, देखिए वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है जो 4 है। कौन कौन है याद रखना, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैं कई बार सोचता हूँ मेरे पास मैं इसको ऑनलाइन ऑर्डर करूँ और मैं इसको पढ़ूँ। मैंने भी वेद नहीं पढ़ा है लेकिन मैं भी पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ये वेद ऐसे वैसे नहीं है, पुराने इतने हजारों सालों से हमारे तक पहुँचा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको पढ़ा जाए, जानकारी लिया जाए तो बहुत कुछ इसमें जानकारी मिल सकती है। इन्हें संहिता भी कहा जाता है। ये ज्ञान का बहुमूल्य भंडार है। इसका रचना काल 1500 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है, मतलब आज से तकरीबन 4000 साल पहले, 4,500 साल पहले। वेदांत किसे कहते हैं, वेदांत, ठीक है। तो वेदांत का मीनिंग समझते हैं यहाँ पर। हिंदू धर्म के प्रारंभिक दर्शन साहित्य को शुरुआती जो था उसी को हम लोग वेदांत कहते हैं। इसे उपनिषद भी कहते हैं। इसमें आत्मा और परमात्मा संबंधी दार्शनिक विवेक है। आत्मा और परमात्मा, भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो शरीर है वो शरीर बस जैसे हम कपड़े बदलते हैं उसी तरीके से बदलता है, बाकी आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। और शायद यही वजह है कि कई लोगों की जो मृत्यु है वो अकाल मृत्यु हो जाती है। जो जीवन जब समय उनको पूरा मरने का होता है उससे पहले मर जाते हैं तो उनको फिर यहीं पर रहा जाता है, ऐसा भी एक मान्यता है। और जिससे हम भूत या आत्मा के नाम से उसको जानते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसमें आत्मा और परमात्मा, परमात्मा मतलब ऊपर ईश्वर कैसे हम लोग रहते हैं। जिसमें पुस्तकें हैं गुप्तकालीन सामाजिक, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की विवरण है यहाँ पर। आगे हम लोग बात करते हैं स्रोत सूत्र और गृह सूत्र में। देखिए गृह सूत्र तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, जैसे नामकरण, विवाह वगैरह हो गया। स्रोत सूत्र में आता है कि राजा लोग बड़े बड़े यज्ञ और बलि देते थे तो उसको हम लोग स्रोत सूत्र कहते हैं। और जबकि जन्म, नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, तेष्टि इत्यादि संस्कार से जुड़े घरेलू अनुष्ठानों के विधान से संबंधित को हम लोग गृह सूत्र कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, इसको जरूर ध्यान रखना। और इसका संकलन जो है 600 से 300 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, लगभग मान के चलिए 2500 साल पहले। दक्षिण भारत की प्रारंभिक साहित्य का नाम बताइए, साउथ इंडिया की। अगर आप साउथ इंडिया की बात करते हैं
तो साउथ इंडिया में यहाँ पर दक्षिण भारत की प्रारंभिक साहित्य संगम साहित्य है। इसकी रचना तमिल भाषा में हुई है। इसकी गणना धर्मोत्तर साहित्य में। देखते साउथ वाले जो है अपनी मूवीज एपिक पे ज़्यादा बनाते हैं, मतलब वो इंटरप्रिटेशन करते हैं पुराने स्टोरीज का। हमारे जो भी स्टोरीज है जो हमारे कल्चर्स का है, उसमें से या तो वो कल्पना करके ही उस जैसा बनाने की कोशिश करते हैं या उसी में से स्टोरी निकालते हैं। जैसे PS1 जो स्टोरी अभी PS1 में मूवी आई है, इसमें ऐश्वर्या राय भी है और विक्रम जो साउथ के स्टार हैं वो भी है। तो उसमें डायरेक्टर ने जो उस मूवी को बनाया है, उस मूवी को लगता है ये सोच के बनाया कि स्टोरी सब जानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो साउथ वाले ही जानते हैं, नॉर्थ वाले नहीं जानते। तो हम लोग तो भाई इतने कैरेक्टर इतने सारे कि हमें उसको कनेक्ट करने में ही एक आता है, दूसरा तो बहुत। तो एक बार कम से कम महाकाव्य वो कम से कम 5 पार्ट में बनना चाहिए था। कोशिश तो उसने किया कि एक ही पार्ट में बना दें, लेकिन वो एक पार्ट और उसका आएगा। फिर भी अच्छी मूवी है, काफ़ी ओपनिंग डे में 80 करोड़ से ऊपर की कमाई कर लिया। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की जो है संगम साहित्य, याद रखिएगा संगम साहित्य तमिल भाषा में है। इसके अलावा भारत आने वाले किन्हीं 2 चीनी यात्रियों के नाम, तो आपने एक फाहियान था, याद रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि हेवन सांग था, है ना। फाहियान और हेवन सांग 2 चीनी यात्री थे, चीनी यात्री। और 2020 में कोरोना यात्री। उपनिषद से आप क्या समझते हैं? अभी आपको बताया उपनिषद क्या है, वेदांत के बारे में। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। इनमें आत्मा और परमात्मा दर्शन की चीज़ें की गई है। इसके अलावा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करते हैं यहाँ पर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें लिखा है यहाँ पर पूरा लेख विद्या से आप क्या समझते हैं? देखिए उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को ही पुरातत्व विद्या कहते हैं। उत्कीर्ण लेख, जो कि लेख आपको हिस्ट्री में मिलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है 24वां शिलालेख सर्वप्रथम किसने लिखवाई? तो याद रखिएगा सम्राट अशोक। इस पर शाहरुख खान ने एक मूवी भी बनाई है अशोका के नाम से, आप देख सकते हैं चाहे तो। या कई सारे एपिक एपिसोड भी आपको इस पर मिल जाएगा, या आप बुक भी पढ़ सकते हैं। और बुद्ध धर्म का भी फैलाने वाले, श्रीलंका तक ले जाने वाले उनका जो पुत्र थे, वो भी काफ़ी इसमें उनका योगदान रहा है। तो शिलालेख लिखवाने वालों में सर्वप्रथम नाम मौर्य सम्राट अशोक का है। इसके अधिकांश लेख ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं, ब्राह्मी भाषा में। अशोक का स्तंभ भी है जो शेर का मुख 4 शेर का बना हुआ है, 3 दिखता है आगे केवल। इसके अलावा जो है आगे बात करते हैं, भारत में पहल किस राजवंश ने सोने के सिक्कों को जारी किया? तो याद रखिएगा कुषाण राजवंश ने सबसे पहले सोने के सिक्कों को जारी किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की, C14 काल निर्धारण की उपयोगिता का समझे कि C14 कार्बन 14 होता है, उससे हमें टाइमिंग पता चलता है। किसी भी चीज़ का अगर आपको पता करना है तो C14 आप देख लीजिए। C14 अगर आप देख लेंगे तो उसमें आपको टाइमिंग परफेक्टली आप बता सकते हैं कितना जाता है। यह पुरातत्व खुदाई में निकली हड्डियों और लकड़ी के काल को पता लगाने में सहायक होता है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? देखिए कौटिल्य का नाम सुना होगा, बहुत ही राजनीति के मामले में बहुत अच्छे, चाणक्य भी थे, कौटिल्य भी है यहाँ पर है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान प्रधानमंत्री था, चाणक्य उन्हीं को कहा जाता है सर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य हो गया ना। इनकी भी एक अपनी स्टोरी है कौटिल्य का। उसकी ये पुस्तक तत्कालीन अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिति के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इस पर शायद एक एपिसोड भी टीवी पर बना था चाणक्य का, कौटिल्य के नाम से कुछ ऐसा। खैर एनीवे, तो हम टाइम एक बार देख लेते हैं। टाइम हमारा जो है 23 मिनट हुआ, यानी कुछ सवाल और हम कर सकते हैं। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न पे आते हैं। ये 4 अंक के सवाल होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, यहाँ पर वो ये पूछा है कि भाई भारत, ये पूछ रहा है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत बताइए। तो देखिए आप वही फिर से आ रहा, अगर आप प्राचीन साहित्य में जाएंगे तो आपको यहाँ का साहित्य, लेख, अभिलेख, सिक्का, विदेशी यात्री, ये सब आपको देखना पड़ेगा। बाकी आप आंसर खुद पढ़ लेना, मैं मैनुअल समझाता चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, धार्मिक साहित्य से आप क्या समझते हैं? देखिए धार्मिक साहित्य वो होता है जो कि धार्मिक रूप से धर्म के विशेष रूप को दिखाता है, तो उसमें धर्म से संबंधित चीज़ें होती है, जानकारियाँ होती है, विधि विधान होता है। तो उसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। महाकाव्य में रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो इस तरीके से पुराण हो गया। वेद में भी ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जितनी जानकारी आप यहाँ पर डाल देना, उसमें उपनिषद है, इसमें आत्मा और परमात्मा के संबंधों को दर्शाया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। प्राचीन ग्रंथ जो है, इन वेदों के माध्यम से प्राचीन भारतीय समाज के बारे में जानने को मौका मिलता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बोलता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। देखिए रामायण पर तो आप आराम से टिप्पणी कर सकते हैं। रामायण क्या है? महाकाव्य है। किसने लिखा? तो आपने व्यास मुनि ने लिखा है।
व्यास मुनि ने तो महाभारत लिखा था। रामायण का तो वाल्मीकि जी ने लिखा है। महाभारत का हो गया, ये भी एक महाकाव्य है, व्यास मुनि ने लिखा है। उपनिषद के बारे में अभी आपने पढ़ा कि भाई इसमें मेन पॉइंट याद रखिए ना, आत्मा और परमात्मा के संबंधों के बारे में दिया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ में यहाँ पर ब्राह्मण संबंधित वेदांग होगा। वेदांग मतलब वेद के अंतिम हिस्से को हम लोग वेदांग कहते हैं, वेद का ही अंग होता है। तो रामायण के बारे में अगर हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे भारत में रामायण हो और वह अधूरा ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यह प्राचीन काल की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें 48,000 पंक्तियां हैं। 48,000 पंक्तियां और कुल 24,000 श्लोक हैं। आमतौर पर यह माना जाता है इसकी रचना वाल्मीकि ऋषि ने किया है। इसकी रचनात्मक के विषय में विद्वानों ने विरोधाभास है, किंतु संभावना व्यक्त की गई है कि इसकी रचना पहली एवं दूसरी शताब्दी में हुई होगी। पहली और दूसरी शताब्दी में। इसकी भाषा संस्कृत है। रामायण के द्वारा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। ज्ञातव्य रहे कि रामायण और महाभारत भारतवासियों के दो महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। ठीक है, महाभारत के बारे में है। महाभारत भी एक महाकाव्य है जो कि महर्षि व्यास जी ने लिखी है। इसके अलावा रामायण से अलग है, उससे भी बड़ा महाकाव्य है यह महाभारत। पुराने महाभारत आपने टीवी पर देखा होगा, जिसमें स्टार्ट होता था मैं समय हूँ, फिर उसमें था भारत की है कहानी सदियों से है पुरानी। तो ऐसे करके कितना बढ़िया महाभारत तो इस तरह से कितना बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था। वो अलग ही महाभारत और रामायण था। लॉकडाउन में भी रामायण आया, कितने लोगों ने देखा, टीआरपी के मामले एकदम आगे चला गया था। तो रामायण से अलग है, उससे ही बड़ा महाकाव्य है। इसमें मूलतः 8800 श्लोक है और इसका नाम जय गीत अथवा जय संहिता था, जो आगे चलकर विस्तार हुआ और 24,000 श्लोक कर दिया गया। इसे भारत कहा जाने लगा क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक अंगों में से एक भारत वंश के उत्तराधिकारी की गाथाएं, मतलब राजा भरत के नाम पे भारत का नाम पड़ा है, तो वो भी उसमें लिंक है। कालांतर में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख होने पर यह महाभारत कहलाया। जब ये 1 लाख हो गया इसकी संख्या, पहले था 8800, फिर इसमें हो गया 24,000, फिर जब 8800 थे तो उसका नाम कुछ और था, जयगीत था। उसके बाद 24,000 श्लोक हो गया तो उसको भारत कहा जाने लगा। जब 1 लाख हो गया इसका जो है मतलब इसका जो नाम हो गया महाभारत हो गया। महाभारत को 18 पर्वों अथवा अध्यायों में 18 चैप्टर्स इसमें पढ़ने होते हैं और यह एक विशाल महाकाव्य है। इसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया। तो पुराने महाभारत में अलग अलग पात्र हैं, जैसे कि दुर्योधन का इसमें बोलते हैं मामा श्री, ऐसे करके वो बोलता था, और वो शकुनी मामा, ना ना भांजे तुम ऐसे कैसे नहीं जाओगे, तो मैं लेके रहूँगा। और वो मुकेश खन्ना जी का जो रोल था जिसमें वो भीष्म पितामह बने थे, उसमें उनका अलग ही एक्टिंग था, पुत्र मैं मजबूर हूँ पुत्र, मतलब बात को रिपीट करते थे, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं चाहता पुत्र कि तुम यहाँ पर आओ, लेकिन मुझे करना पड़ेगा पुत्र, मुझे करना पड़ेगा। तो ऐसे करके उनका था जो सैया बानुक था। मैंने तो पूरा देखा, उसको पढ़ा भी है पूरा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, तो बहुत ही अच्छा तरीके से उन्होंने बनाया था, अलग अलग चीज़ें थी। तो तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पूर्ण विवरण प्रस्तुत उसमें किया गया है। इसमें उपनिषद की बात करते हैं। देखिए उपनिषद जो है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इसमें उपनिषद में क्या है। तो उपनिषद में आध्यात्मिक विद्या की पुस्तकें, जैसे जीव, सृष्टि, ईश्वर के बारे में चिंतन मनन करते हैं, अपने आप के बारे में जानते हैं, ईश्वर के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें अपने आप को, खुद को धार्मिक परिस्थितियों में प्रकाश डालता है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है उसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो इस चीज़ क्या है कि ब्राह्मण ग्रंथ रचना वेदों की रचना के बाद हुई। वास्तव में इस ग्रंथ की रचना यज्ञों और कर्म कांडों के विधान, उसकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए की गई थी। तो बाद में इसका किया गया था। इस ग्रंथ को ब्राह्मण साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों से हम परिक्षिप्त के बाद और बिंबिसार की पूर्व घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ कुरु, पांचाल, आर्य संस्कृति, बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। शकुंतला और भरत का उल्लेख भी इन ग्रंथों, शकुंतला और भरत का बड़ी लंबी कहानी है, और वहीं के बाद इनके पूर्वजों में महाभारत के लोग वंशज सब आते हैं, उसी में आता है। लेकिन कहानी इतना डिटेल है कि फिर यहाँ पर मैं बताऊंगा तो टॉपिक से टाइम अलग हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं वेदांग के बारे में, जानते हैं। वेदांग ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। वेदांग जो है
काफ़ी समय बीतने के बाद वैदिक साहित्य जटिल और कठिन होने लगा था, तो उसको और इजी बनाने के लिए वेदांग लिखा गया। उसी वेद को अलग रूप में देने के लिए वेद का अंग वेदांग हो गया, ताकि लोग समझ सकें। और इसमें 6 छंद है: शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसमें 6 है, छंद हो गया, एजुकेशन है, व्याकरण है, कैसे आप निरुक्त है, कल्प है, साथ में ज्योतिष है, जिसे आप ज्योतिषी में हाथ देख के बता देते हैं। और ये भी बहुत तगड़ी वाली है। नासा बताता है कि सब सूर्य ग्रहण कब क्या आएगा, और यहाँ हमारे यहाँ जो है पंचांग नॉर्मल 20-30 रुपये का पंचांग खरीदिए 10 रुपये का, वो आपको एग्जैक्ट टाइम बता देता है। तो हमारे यहाँ जो ज्योतिषी सिस्टम बना हुआ है ग्रह नक्षत्र का, बहुत परफेक्ट बना हुआ है। आप मानो या ना मानो, डजेंट मैटर, लेकिन ये चीज़ें काम करती है और ये साइंटिफिक ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन फ्रॉड वाले लोगों के साथ नहीं, जो जिनके पास नॉलेज है वही इस चीज़ को कर सकते हैं। पहले 4 ग्रंथ वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण तथा अर्थ समझने के लिए है। शेष 2, पहले 4 जो है छंद, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ये है कि शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे, कैसे आप अर्थ समझेंगे, उसके लिए है। बाकी का जो 2 है वो कर्म कांड और यज्ञ का समय जानने के लिए है। जैसे ज्योतिषी का टाइम, यज्ञ किस समय होगा, शुद्ध समय कौन सा है, कहते मुहूर्त का टाइम कौन सा, इन सबको देखने के लिए होता है। व्याकरण को वेदों का मुख कहा जाता है, व्याकरण होगा तभी तो वेदों, आप पढ़ेंगे कैसे। ज्योतिष को नेत्र कहा जाता है, ज्योतिष से हमें दिखता है। निरुक्त को कान कहा जाता है, कल्प को हाथ कहा जाता है, शिक्षा को नाक कहा जाता है, नाक मतलब सूंघ के पता चलता है हमें, और छंद को पैर कहा जाता है। तो इस तरीके से पूरा एक सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे। कितना टाइम हो गया हमारे पास? 31 मिनट का टाइम हो गया है जी। और आगे फिर बौद्ध साहित्य से आप क्या समझते हैं, भारतीय इतिहास के साधन में क्या है, ये सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, तो फिर इसको हम अगले पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि इसको और डिटेल में हम लोग जानेंगे और बाकी इसको समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कैसा आपने फील किया, कैसा आपको मज़ा आया, क्या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है या कुछ और अपडेट करना चाहिए, तो आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आप विशेष जानकारी चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, सिलेबस परचेज के मामले में या किसी और चीज़ के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 964348, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगेन हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। और मैंने कहा ना कि अगर आपको वहाँ खुद से ही लिखना है तो क्यों ना ऐसा किया जाए जिससे कि एक पढ़ा हुआ हो। एक तो खुद से पढ़ने में मन भी नहीं लगता है, लेकिन जब कोई समझाता है, जब आपसे इस तरीके से कोई बात करता है कि दोस्त की तरह, मुझे एक टीचर कम अपना दोस्त आप समझिए, ताकि आप ज़्यादा हमसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। और मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको हर चीज़ में 1-आधे घंटे के लिए बांध कर रखूँ यहाँ पे, ताकि आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन कहीं और ना जाकर यहीं पर फोकस रह सके। तो यही फ़र्क होता है कि जब आप मेरे टीचिंग में पढ़ेंगे, मेरे गाइडेंस से पढ़ेंगे, तो आप भटक नहीं जाएंगे, भटकेंगे नहीं, और पूरा फोकस होकर पढ़ेंगे। खुद से पढ़ने में व्यक्ति भटक जाता है और टाइम भी बहुत लगता है। तो इसीलिए जो है आप हमारा सिलेबस, इसको अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सिलेबस को परचेज कर सकते हैं। बाकी विशेष जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी, और मैं चाहूँगा कि आप अच्छे नंबर से पास हो। मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ, और बहुत मैं एक्साइटेड हूँ अगला पार्ट बनाने के लिए। मन कर रहा अभी पूरा ख़त्म कर दूँ, बट थोड़ा एक्साइटमेंट को हमें रोकना पड़ेगा, और यहीं पर मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।